नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट समास को समझेंगे और ट्रिक्स के माध्यम से किस तरीके से हम समास के टॉपिक को उड़ाते हैं। तो देखो, अधिकतर जो है टीचर्स क्या करते हैं, अपनी पेड क्लासेस में इन ट्रिक्स को बताते हैं। मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेजेस में इस वीडियो में क्लियर बातों ही बातों में समास के टॉपिक को उड़ाने की कोशिश करूँगा और आपके माइंड में सीधा याद करवाने का कोशिश करूँगा। सिर्फ आपको मेरी बातों पर ध्यान देना है आपको, ठीक है? जैसे मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ आपको ध्यान से वो चीज़ें सुननी है, ठीक है? तो हम बात करते हैं, देखो मैं अपने तरीके से बताऊँगा समाज को और आपको अपने तरीके से एडजस्ट उनको कर लेना है, ठीक है? तो देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ समास के टॉपिक को। सबसे पहले हमें समास को उठाते ही हमें ये पता करना चाहिए कि समास का जो है अर्थ क्या होता है। देखो, संक्षिप्तीकरण होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि समास का संक्षेप में लिखना होता है, ठीक है? फिर इसके बाद में हम चलते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। देखो, अध्ययन के दृष्टिकोण से समास जो है 6 प्रकार के होते हैं और वैसे तो ये होते हैं 4, ठीक है? अब यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि इन समासों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। जो वर्ड्स हमारे सामने आते हैं उनकी हम समासों की पहचान नहीं कर पाते हैं। एग्जामिनर किस तरीके के प्रश्न पूछता है एग्जाम में, जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो समाज के अंदर, ठीक है? तो वही उन्हीं चीज़ों पर मैं फैक्ट पर काम करने वाला हूँ कि एग्जामिनर किस तरीके से समाज के अंदर प्रश्न को पूछता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि समास, द्वंद्व समास जो होता है, इसमें 2 बार द आता है, ठीक है? इसमें 2 बार द आता है। तो इस बात से आपको समझ जाना चाहिए कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम होते हैं। यानी कि अगर उदाहरण की बात करते हैं तो माता-पिता, भाई-बहन, इसी तरीके से दादा-दादी, तो ये आपके कौन से समास हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, ठीक है? फिर यहाँ से हम चलते हैं दूसरे समास की ओर। दूसरे समास में हमें चलना होता है द्विगु समास। देखो, बिहार में किस तरीके से लोग बोलते हैं, एकु, दुगु, तिगु, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं एकु, दुगु, तिगु ये संख्या होती हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा लगाना लेना है कि पूर्व पद हमारा संख्यावाची होगा और दूसरा पद हमारा प्रधान होगा, ठीक है? द्विगु समास के अंदर यही होता है। और यहाँ से हमें चलने के बाद थोड़ा-सा द्विगु समास को इधर से क्लियर करने के बाद में मैंने आपको बताया कि इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, बस इतना आपको याद रखना है द्विगु समास के अंदर, ठीक है? फिर अगर इसके उदाहरण की बात करते हैं, तो इसके उदाहरण है हमारे त्रिनेत्र। जैसे त्रिनेत्र में सबसे पहले आप लगा सकते हैं, त्रि को अलग लगा लेंगे, तो ये त्रि जो शब्द है, त्रि ये कहीं न कहीं संख्यावाची है, तो आपको सीधा राइट करना है। यदि आपको ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं हो, यदि ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन के अंदर बहुब्रीहि समास नहीं हो और हो आपको उसके अंदर द्विगु, तो आपको द्विगु राइट कर लेना है। वरना अन्यथा की स्थिति में बहुब्रीहि समास समास का राजा होता है, तो वही राइट होता है, ठीक है? तो फिर इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की आप पहचान कैसे करते हैं? दोनों पद इसके जो है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल ही लगा लेना है आपको, त्रिनेत्र। मैं फिर से वो लेता हूँ, उदाहरण वही त्रिनेत्र। जैसे 3 है नेत्र जिसके महादेव, जैसे महादेव त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में इसके अंदर कोई भी महादेव की चर्चा नहीं है, लेकिन हमें पता है त्रिनेत्र किसका पर्यायवाची है? आपका भगवान शिव का। तो मैं आपको एक और हिंट देना चाहूँगा यहाँ पर, बहुब्रीहि समास की पहचान करने के लिए सबसे ज़्यादा इसमें जो है पर्यायवाची वर्ड आते हैं, वो आपके बहुब्रीहि समास के ही आते हैं। फिर इसके बाद में चौथे नंबर पे आते हैं हमारे कर्मधारय समास के ऊपर, ठीक है? कर्मधारय समास को समझने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स पर, कुछ लाइन पर हमें फोकस करना होगा। कर्मधारय समास में इसमें होता है, एक पद विशेषण होता है जो कि उसकी विशेषता बताता है, ठीक है? एक पद विशेषण होता है जो दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे महादेव, महादेव में आपका जो महा शब्द है वो विशेषण है जो कि देव की विशेषता बता रहा है, ठीक है? महान है जो देव, जैसे आपके भगवान शिव, ठीक है? तो यहाँ से आपका कर्मधारय समास क्लियर होता है। आपको बता दूँ दोबारा से, बहुब्रीहि समास समास का राजा होता है, तो अन्यथा की स्थिति में वही राइट होता है और उसके बाद में ये राइट होते हैं, ठीक है? थक गया भाई। कर्मधारय समास को एंड करने के बाद में हम अगले नंबर पे चलते हैं, आपके 5वें नंबर पे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचान सकते हैं? इसमें पुनरुक्त वर्ड मिलेंगे, पुनरुक्त मतलब सेम वर्ड मिलेंगे हमें देखने को। फिर इसके बाद में हमें उपसर्ग शब्द मिलेंगे। उपसर्ग शब्द मतलब आप जानते हैं उपसर्ग क्या होता है, पढ़ाई होगा वो टॉपिक यदि हिंदी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से पुनरुक्त वर्ड में जैसे रातों रात, हाथों हाथ, ये पुनरुक्त होते हैं, ये पुनरुक्त होते हैं। तो ये अब यही भाव समास के उदाहरण हैं, ठीक है? यहाँ से हमारा नंबर 6 आता है। नंबर 6, हाथ थक गया यार। नंबर 6 आता है हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है? तत्पुरुष समास को समझने के लिए हमें उनमें कारक चिन्ह जो होते हैं, हमें कारक चिन्ह को ढंग से पढ़ना होता है। कारक चिन्ह हमें जब याद हो जाते हैं, उसके बाद हम तत्पुरुष समास को आसानी से समझ सकते हैं। तो फिर भी मैं अपनी बातों-बातों में ही यदि मैंने गारंटी ली है आपको समझाने की, तो मैं बताता हूँ आपको वो कारक चिन्ह कौन-कौन से हैं हमारे। आपको सबसे पहले कारक अलग लिख लेना है, चिन्ह अलग लिख लेना है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, आपने बचपन में भी ये चीज़ पढ़ी होगी, कर्तान्य कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के। फिर आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आपको इसी तरीके की कुछ और वीडियोस चाहिए। हमारी वीडियो से आपका कहीं ना कहीं हेल्प हुआ होगा। यदि हेल्प हुआ है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, कि जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं आपको इसी तरीके कंटेंट जो है लेकर के आता रहूँगा। मैंने जो सारी चीज़ें सीखी हैं पेड क्लासेस से सीखी हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मेरा एक लाइक तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।